तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सी पढ़ा है, C++ पढ़ा है, जावा पढ़ा है। ये सब क्या है? ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो हमें हमारे सिस्टम से यानी कि हमारे कंप्यूटर से, लैपटॉप से, पीसी से बात करवाए। हम जैसे आपसे मैं अभी बात कर रहा हूँ हिंदी में या फिर इंग्लिश बात करूँ तो आप समझ पाओगे मुझको। ऐसी अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ती है। वो होती है C++, ऐसे 700 लैंग्वेज बनी हुई है। बट आपने कभी सोचा है कि जो लैंग्वेज हम प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं क्या वही लैंग्वेज वहाँ जा रही होती है? क्या कंप्यूटर वही लैंग्वेज को पकड़ के वो उसको समझ रहा होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल की होती है। हाई लेवल मतलब क्या? जो कि किसी इंग्लिश लेटर में लिखी होती है, उसमें वाइट स्पेसेस होते हैं, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद को समझ में आ सके, जिससे कि हम उसको बना सकें। बट जो कंप्यूटर के पास जाती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि उसको ना बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है, जितने भी वाइट स्पेसेस होते हैं उनको हटा दिया जाता है, कमेंट्स को हटा दिया जाता है। तो उसको किया कैसे जाता है? इसके बेसिक स्टेप्स होते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और इंटीग्रेटेड कोड जनरेटर। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मतलब 6 से 7 स्टेप्स होते हैं, तब जाके एक हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। पर जो बेसिक स्टेप्स है सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, वो है टोकन्स। अब इन टोकन्स का मतलब क्या होता है? टोकन्स का आप सिंपल सा मतलब दो चीज़ें आप याद रखिए टोकन्स में, यानी कि आप में वाइट स्पेस को हटा देंगे, कमेंट्स को भी हटा देंगे, सिंपल सा। और बाकी सब चीज़ें आप उसमें ऐड करते जाएंगे टोकन्स के फॉर्म में, यानी कि टोकन्स के जितना सेपरेट करते जाएंगे, जैसे कोई भी आपका ये प्रोग्राम होगा उसको आप सेपरेट करते जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन देखिए आप पहले, A smallest individual element of the C programming language। आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने C को प्रेफर किया है, यानी कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो इंडिविजुअल एलिमेंट हो जिसमें the smallest individual element of the C programming language that is meaningful to the compiler, यानी कि किसी भी कंपाइलर के लिए वो मीनिंगफुल जो एलिमेंट होता है, जो सिंगल एलिमेंट होता है, वही हमारे टोकन्स कहलाते हैं। यानी कि अगर मैंने इंट ए लिखा है तो इंट एक अलग टोकन है, ए एक अलग टोकन है, और जो हम सेमीकोलन लगाते हैं लास्ट में वो भी एक अलग टोकन होता है। यानी कि सबको अलग अलग बांट दिया जाता है अपने अकॉर्डिंग। और जो हमने अभी आपको स्टेप बताई हाई लेवल से लो लेवल पे जाने के लिए, वो सारी की सारी एक एक करके जब स्टेप हम फॉलो करते हैं वो सारी की सारी स्टोर होती रहती है सिंबल टेबल में। बट वो चीज़ आती है हमारी कंपाइल डिजाइनिंग में, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। अभी मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में। अगर टाइप्स ऑफ टोकन आपको याद करना है तो यहाँ पर एक कीवर्ड होता है किसको। किसको, जब आपका दोस्त आपसे उधार मांगने आता है तब आप उसको कैसे कहते हैं? किसको उधार दूं मैं, किसको उधार दूं मैं, उसी को याद रखना है आपको, किसको। ठीक है, KISSCO, where K stand for keywords, I stand for identifier, S stand for strings, S for special symbol, C stand for constant, O stand for operators। ये सब आपने पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। पढ़ कैसे चुके हैं? अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, चाहे C, जावा, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है, उन सब में इनके बिना काम नहीं चलता। कीवर्ड्स आप जानते हैं, इफ, एल्स, इंट, ऑटो, ब्रेक, ऐसे ना जाने कितने कीवर्ड्स होते हैं, इनका मतलब पहले से ही डिफाइन होता है। वो सारे हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आप वेरिएबल लिखते हैं उनका नाम लिखते हैं, आयरे बनाते हैं उनका नाम लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं उनका नाम लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका भी नाम लिखते हैं। वो सारे हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी कि जो यूजर डिफाइन करता है वो सारे हमारे कौन से होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। लेकिन इनकी भी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि अगर आप दो नाम एक साथ अगर लिखना चाहते हो, बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी ऐसी कुछ रूल्स होते हैं जो आइडेंटिफायर्स में आते हैं, बट वो रूल्स सेम एज इट इज होते हैं जो वेरिएबल्स के रूल होते हैं। वो अगर आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं तो आपको वो रूल्स भी पता हो गया। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ, वो भी बना दी जाएगी, सब कमेंट बॉक्स में लिख देना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या आपको पता है? नथिंग बट एन एरे, एक तरीके का एरे होता है, कैरेक्टर विद इन नल। नल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं /0 इन एंड स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग की जो आखिरी एरे होता है वो नल होना चाहिए, वो हमारी पूरी स्ट्रिंग कहलाती है। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कैर एस, उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये लर्न फॉर योर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि पूरा हमारा स्ट्रिंग है जो कि हमारा टाइप्स ऑफ टोकन के अंदर आता है। दूसरा एस क्या है हमारा? स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल कह लो या फिर सेपरेट सिंबल कह लो, यानी कि जो भी कोड हमारा सेपरेट कर रहा हो कोड को, जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉलम और इन्वर्टेड एस्टेरिस्क हो गया हमारा। ठीक है, और फिर आता है हमारा फिफ्थ में कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स हो जाती है,
यानी किसी भी चीज को अगर हम कॉन्स्ट लगाते हैं तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। आपने अगर सी में मैक्रोस पढ़ा हो तब भी आप देख रहे होते हैं वहां पे हैशटैग डिफाइन करके ऊपर हेडर फाइल की जगह पे हम ना पाई की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। सिर्फ पाई की नहीं, हम फंक्शंस भी वहां पे बना सकते हैं जिसमें हमारा जब जब वो प्रोग्राम यूज हो एंटायर कोड के लिए वो चीज कांस्टेंट हो गई है, वो वैल्यू फिक्स्ड हो गई है, तो हमारी कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है। ऑपरेटर इसमें दो टाइप के आते हैं, यूनिटी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। अब यूनिटी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑपरेटर मतलब होता है जो इसमें एक ऑपरेंड का इस्तेमाल हो, एक ऑपरेंड, ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब क्या? वेरिएबल्स, यानी कि प्लस प्लस ए माइनस माइनस प्लस इक्वल टू। आपने इनको एग्जांपल के रूप में लिखा होगा कि आपने पोस्ट फिक्स पढ़ा होगा जिसमें आपने लिखा होगा ए प्लस प्लस, ठीक है, जिसमें ए इंक्रीमेंट हो रहा होता है या फिर प्लस प्लस ए, ठीक है, डिक्रीमेंट में लिखा होगा बी माइनस माइनस या माइनस माइनस बी। इसमें सिर्फ आप देखो ए एक ही बार आ रहा है, बी भी एक ही बार आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको लिखूं तब भी आप इसको इसी तरह लिखते हो बी प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, इसको आप एक ही तरफ लिखते हो, दूसरी तरफ आप वैल्यू डाल देते हो। ठीक है, तो आप इसको किस तरह लिख रहे हो? बी इक्वल्स टू में बी प्लस 10, आप इसको इस तरह मेंशन कर रहे हो। तो ये सारे हमारे यूनिटी ऑपरेटर में आते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको दो में क्यों बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैं यूनिटी ऑपरेटर अलग से क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर आपको पता है जिसमें दो ऑपरेंड की मदद लगे। ठीक है, इसमें ए लगता है तो हम ए प्लस बी लिखते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं, ए एस्ट्रिक्स बी लिखते हैं, ए डिवाइड बी लिखते हैं। अगर लेस देन इक्वल टू बात करो उसमें भी हम दो ऑपरेंड यूज करते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन करना होता है एक से लेके छोटे का कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे टोकन्स की और ये हमारे टाइप्स ऑफ टोकन्स की, हमें चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने कोड में अगर टोकन्स देखने तो हमें किस तरह हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है जो हमारे पास मेन फंक्शन लिखा हुआ है, कोड ऐसे ही लिखा हुआ है। अब टोकन्स होता क्या? लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि अगर इन टाइप के बीच में अगर आपका कोड आ रहा है और आपको कोड को टोकन्स में बदलना है तो सिंपल सा एक एक करके चेक करते जाओ, स्कैन करते जाओ एक लाइन से बस। जैसे कि इंट हमारा आ रहा है, बिल्कुल कीवर्ड में आ रहा है, ये हमारा एक टोकन हो गया। ठीक है, मेन हमारा फंक्शन का नेम है, ठीक है, फंक्शन का नेम आइडेंटिफायर में आ गया। ठीक है, तो हमारा एक टोकन हो गया, ये हमारा दूसरा टोकन हो गया। अब आप देखो, आपने अगर पढ़ा होगा तो उसको ऐसे पढ़ा होगा। देखो, टोकन का काम नहीं है सेंस निकालना कि वो कोड सही है गलत है कैसा है, कुछ निकालना उसका सेंस नहीं है। लेक्सिकल एनालिसिस में एक बार लेक्सिकल एरर आ सकता है बट उसका काम नहीं है उसको सेंस करना, बस उसका काम है कि ऑपरेंड को ढूंढना। तो उसके लिए वो दो ऑपरेंड ही है, एक अलग अलग ऑपरेंड। ठीक है, अलग अलग ऑपरेंड है, जैसे इसको मैं 3 मानूंगा, इसको मैं 4 मानूंगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर मेरे 4 हो गए इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे मेरा एक ये रहा 5। ठीक है, उसके बाद में ये मेरा 6 7 8, ठीक है, ये मेरा 8 हो चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आप देखेंगे आई एंड टी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने शुरुआत में क्या बोला था, टोकन्स क्या होते हैं जिसमें आप कमेंट वाइट स्पेस और कमेंट्स को हटा देते हैं। वाइट स्पेस को आप हटाते जा रहे हो बट आप कमेंट में हटा ही दोगे तो वो इंट बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता, स्कैन एक लाइन से चलता है। अगर आई है यहाँ पर तो आई को मैं अलग से रिप्रेजेंट करूंगा पहले, अब कमेंट आया तो मैं इसको गिनूंगा नहीं और आई एन टी को अलग से रिप्रेजेंट करूंगा। अब एन टी को अलग से, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि अभी एक तरीके से मेरे लिए वेरिएबल का नाम काम कर रहा है। अब वेरिएबल के पीछे डेटा टाइप है कि नहीं, इस बात का मैं सेंस नहीं लगाऊंगा। मैं कोई कोडर नहीं हूं, मैं टोकन्स बना रहा हूं, मैं कोई कोड को नहीं देख रहा हूं कि एरर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये एक वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल्स टू, फिर ये मतलब कि 4 कोडों मिला के मेरा 14 हो गया। यहाँ पर इस पूरी लाइन पे 14 हो गया। अब यहाँ पर मेरा 15। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको दो यूनरी और बाइनरी दो चीजें क्यों बताई थी। यूनियन और बाइनरी मैंने यहाँ पे दो चीजें इसलिए बताई थी क्योंकि आप जब भी यहाँ पर प्लस या माइनस को देखेंगे आपको नेक्स्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा कहीं वो प्लस या माइनस तो नहीं है। अगर वो प्लस है यानी कि 2 प्लस मिल गए तब आपको उसको एक ही बार कहना पड़ेगा, यानी कि ये 15 है, ये दोनों मिला के 16 होंगे और ये दोनों मिला के 17 होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको एक साथ ही यूज करते हैं हमेशा, जब भी हम कोड करते हैं एक साथ यूज करते हैं तो टोकन्स में भी एक साथ ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड के लिए यूज होता है तो इसको भी एक ही टोकन में जाएगा। उसके बाद स्टार स्टार हम यूज नहीं करते एक टोकन के साथ, तो आप कहोगे सर ये तो भी स्टार स्टार है, ये प्लस प्लस का। अब आप इसको देखिए, अब आप अगर आपके दिमाग में आ रहा हो पॉइंटर्स अगर आपने पढ़े हो तब हमने स्टार एस्टिक यूज किया है। ठीक है, वहां पे पॉइंटर और पॉइंटर होता है, वहां पे भी 2 वेरिएबल होते हैं। पॉइंटर का मतलब क्या होगा? अ वेरिएबल विच स्टोर द रेफरेंस वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल विद सेम डेटा टाइप, यानी कि वो एक ऐसा एड्रेस इसको स्टोर करेगा जो भी उसके सेम डेटा टाइप का होगा। यानी कि 2 ऑपरेंड की बात हो गई यहाँ पर, इसलिए हम इसको बाइनरी ऑपरेटर में ले जाएंगे और ये अलग अलग गिने जाएंगे। तो 18 और 19 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस है हमारा 20, फिर इक्वल्स टू 21, सॉरी एक और चीज
देखो प्लस इक्वल्स टू मैंने बताया था, प्लस के बाद अगर इक्वल्स टू आ रहा है उसके बाद ये सिंगल माना जाएगा 20, फिर ये 21 और हमारा सेमीकोलन भी जो हो गया हमारा 22। इस वाली लाइन तक हम 22 तक आए। अब प्रिंटफ हमारा अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा 15 हो जाएगा, 14 के बाद सॉरी 20, मैं इस वाली लाइन का आ गया 23 और ये ब्रैकेट 24। और अब भी ये बात ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर आ जाऊँ स्ट्रिंग पर। स्पेशल सिंबल हमने देख लिया, हम ब्रैकेट को देख चुके हैं, कांस्टेंट को अभी हमने नहीं देखा है यहाँ पर, ठीक है। कांस्टेंट आपको या तो कीवर्ड होना चाहिए या फिर कोई वैल्यू होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू 10 कर दूं तो ये हमारी मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वो कांस्टेंट के लिए हो गया हमारा। स्पेशल सिंबल देखिए, स्ट्रिंग की अब मैं बात करूँ, मैंने स्ट्रिंग को आपको बताया कि जो भी हमारा कैर होता है, जो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, हमें इसको अगर आप इसको एक एक करके करोगे तो वो पूरा गलत हो जाएगा। नहीं, जब भी आपको ये चीज़ दिखे, ये चीज़ लगी हुई है, तो आप इस पूरे को एक ही मानो, ठीक है। अगर ये पूरा 23 हो गया, अब ये पूरा का पूरा 24 हो जाएगा जब भी आपको ये दिखेगा, ठीक है। अंडरलाइन में जैसे ये पूरा का पूरा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है जो कि हमारा किस में आता है, टाइप्स ऑफ टोकन के अंदर आता है, इसलिए मैं इसको पूरे का पूरा गिनूंगा। फिर ब्रैकेट हमारा 25 हो गया और फिर सेमीकोलन हमारा 26 हो गया और आखिरी ब्रैकेट हमारा हो गया 27। टोटल नंबर ऑफ टोकन हमारे पास इसमें कितने हो गए, 27, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मेरे को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम इसमें इस कोड को कितना छोटा कर दिया है हमने। जो कोड में क्या क्या था, एक कमेंट था वो हमने हटा दिया, वाइट जितने भी स्पेसेस थे वो हमने हटा दिए, यानी कि अब ये कोड कितना जाएगा 27 में का इकट्ठा हो गए, जितने भी नंबर है एक लाइन से इकट्ठे हो गए एक जगह पर दिख जाएंगे। उसी तरह ये हाई लेवल लैंग्वेज को धीरे धीरे करके कंप्रेस करके लो लेवल लैंग्वेज पे ले जाते हैं, जिसको कंप्यूटर आउटपुट दिखाता है आपको। अब आपको बात समझ में आई, आपका एग्जिस्ट कोड कंपाइलर पे नहीं चलता है। कंपाइलर क्या करता है, एक एक स्टेप फॉलो करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेगमेंटिव एनालिसिस, ठीक है। वो सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद जाके आपका एक कोड आउटपुट जनरेट होता है, वो मिली सेकंड्स में कंप्लीट होता है। बट आपको इतना याद रखना है, पहली स्टेप है ये टोकन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको करनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके एमसीक्यूज आते हैं, तो ये आपको कोड दे दिया जाता है, इसमें नंबर ऑफ टोकन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर किसी भी स्टेप में किसी भी टाइप के आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, जैसे कि यूनिक ऑपरेटर के बारे में, बाइनरी ऑपरेटर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। और इसके लिए अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो आपको बना के दूंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, लाइक करना बिल्कुल ना।